Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says in a head-on collision between two particles, is it necessary that the particles will acquire a common velocity at least for one instant? Fine. So देखो जब head-on collision होता है, let's say ये आपका particle A है और ये particle B है, and initially they are moving with their velocity UA and UB, and let's say UA is greater than UB. Then what will happen? There will be collision between the two particles. इस तरह से collision होगा between particle A and B, and then finally they will move with a final velocity, let's say VA and VB, right? ये particle A है और ये particle B है. So finally velocity of particle B will be higher than the velocity of particle A. So if I say what is the acceleration of the particles, देखो particle का velocity change हुआ है. जैसे मैं particle A की बात करूँ, so initially it was moving with UA and finally it is moving with VA. So what is the change in velocity? That is VA minus UA divided by delta t time, right? Delta t time, that is the time for which the particles were in contact with each other. ये वाली जो stage आ रही है ना बीच में, इस टाइम पे लेट्स से ये जो टाइम था दैट वाज डेल्टा टी, है ना. सो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी ऑल्सो, राइट. सो आप देखो कि ये जो डेल्टा टी टाइम है इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा. डेल्टा टी कैनॉट बी जीरो, है ना. कुछ तो टाइम था फॉर विच द पार्टिकल्स, द सरफेस ऑफ द टू पार्टिकल्स वेयर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. मीन्स दोनों जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे. ये जो टाइम है ये कुछ टाइम काफ़ी स्मॉल टाइम हो सकता है, बट इट कैनॉट बी जीरो. जीरो तो नहीं हो सकता, राइट. सो इस डेल्टा टी टाइम में व्हाट हैज़ हैपन्ड बिटवीन द टू पार्टिकल्स, इसे हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ेगा. अगर हम इसे नेकेड आई से नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं, सो हमें सिंपल ये दिखेगा कि कॉलिजन हुआ बिटवीन द टू पार्टिकल्स और दे स्टार्टेड मूविंग विद देयर फाइनल वेलोसिटी, रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज. बट अगर आप इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे और किस टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम के लिए, सो आपको कुछ इस तरह से इवेंट दिखेगा, इस तरह से कुछ फेनोमेना दिखेगा. मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ? डेल्टा टी टाइम में, जब दोनों पार्टिकल्स की जो सरफेस थी वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थी. सो इस डेल्टा टी टाइम में ना दो प्रोसेस होती है. एक होता है रिफॉर्मेशन, पहले होता है डिफॉर्मेशन और फिर होता है रिफॉर्मेशन. अब डिफॉर्मेशन क्या होता है? देखो ये पार्टिकल ए था, ये पार्टिकल बी था. अब जस्ट इनके बीच में कांटेक्ट हुआ, राइट. जब आपका जो डेल्टा टी टाइम है वो स्टार्ट हुआ, देन पार्टिकल ए वाज मूविंग विथ यू ए एंड पार्टिकल बी वाज मूविंग विथ यू बी. नाउ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी. सो व्हाट विल हैपन? जो पार्टिकल ए है वो पार्टिकल बी को पुश करेगा और व्हाट विल हैपन, ये जो सरफेस है इनके कांटेक्ट में ये डिफॉर्म होगी, समथिंग लाइक दिस. आप देखो इस तरह से कुछ सरफेस हो जाएगा इनके बीच में, जो कॉमन सरफेस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा. मीन्स जो पार्टिकल ए है उसने पार्टिकल बी को पुश किया सो दैट कि यू बी जो है, दैट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी, वो इंक्रीज हो जाए और जो यू ए है दैट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए वो डिक्रीज हो जाए, है ना. सो यहाँ से आपका पार्टिकल ए का स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और पार्टिकल बी का स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और इनके बीच में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया, बट स्टिल द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए इज हायर देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी. सो व्हाट विल हैपन, अभी भी पार्टिकल ए का स्पीड अगर ज़्यादा है तो वो फर्दर पार्टिकल बी को पुश करेगा और फर्दर डिफॉर्मेशन होगा. सो लेट्स से कुछ इस तरह से और डिफॉर्मेशन हो गया. ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, राइट. सो ये लेट्स से ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है. देखो डिफॉर्मेशन कब तक होता रहेगा? जब तक आपका जो पार्टिकल ए है उसका स्पीड हाइयर है पार्टिकल बी के स्पीड से. सो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो पार्टिकल ए है उसका जो स्पीड है दैट विल बिकम इक्वल टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल बी. अब फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, राइट. यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया मतलब कि अभी दोनों की जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो सेम हो गई. अगर हम कहते हैं कि पार्टिकल ए अभी भी हायर वेलोसिटी से मूव करेगा तो और डिफॉर्मेशन होगा. सो मैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी. नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद से आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा रिफॉर्मेशन का. यहाँ पे देखो यहाँ तक
मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए वॉज हायर देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी। एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। नाउ इसके बाद से यहाँ से आपका जो पार्टिकल बी है उसकी वेलोसिटी विल स्टार्ट फर्दर इंक्रीज करेगी पार्टिकल बी की वेलोसिटी, और उसकी जो वेलोसिटी होगी अब वो इंक्रीज होगी, और पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी अभी भी डिक्रीज होगी, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए विल बी लेसर देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी। अब यहाँ से पार्टिकल बी की जो स्पीड है वो हाइयर होना स्टार्ट करेगी, और फिर यहाँ से जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज वी नोन एज रिफॉर्मेशन। अब दोनों पार्टिकल रिफॉर्म होना चालू होंगे, राइट। सो इस तरह से अभी पार्टिकल बी का स्पीड ज़्यादा हो गया, और फाइनली दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विद देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, वेयर स्पीड ऑफ पार्टिकल बी विल बी हायर देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए, राइट। सो इस तरह से ये जो एक इंस्टेंट आया था जहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ था, जहाँ पे दोनों पार्टिकल का स्पीड सेम हो गया था, फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना, द स्पीड of both the particle, or you can say the velocity of both the particles will be same। और यहीं से हम डिफाइन करते हैं, that is E, that is the coefficient of restitution, that is IR upon ID, that is impulse of reformation upon impulse of deformation, right। So anyway, ये अभी काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा to discuss it। I think you have understood what was the demand of the question। Fine, so let me know if you still have any confusion, we can discuss further। Okay guys, keep working hard, best of luck, bye।